ठीक है जी। तो बेटा टॉपिक है आज का मैस स्पेक्ट्रोमीटर MSBZS को आप कह सकते हैं। ठीक है, ये भी बेटा एक एनालिटिकल टेक्निक है। ठीक है, दिस इज एनालिटिकल टेक्निक। और इसको आप कहां पर यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है या कहां पर इसका यूज है। बेटा इसका पर्पस ये है टू मेजर दी आइसोटोपिक mass, to measure the आइसोटोपिक mass। बेटा आप के ये जो एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना, इस तरह कार्बन का 13, इस तरह क्लोरीन का 37, ये हमें मैस किसने बताया? मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने बताया। जो डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज हैं वो हमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर बताता है। ठीक है, आज आपको बताऊंगा कैसे। इसी तरीके से बेटा अब जो आइसोटोप्स की अबंडेंस है कि ये जो आइसोटोप है, सपोज क्लोरीन का आप लोगों को पता होगा, जो क्लोरीन 35 वो 75% नेचर में पाया जाता है और क्लोरीन 37 वो 25%। तो ये अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कौन बताता है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो टू फाइंड द अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप की जो अबंडेंस होती है वो भी आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर बताता है। इसके बाद बेटा और क्या इसका यूज है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस। बेटा आप जो डिफरेंट, अभी तो ऊपर वाले जो दो बात थी ना, ये तो किसकी बात थी? एलिमेंट्स की। ये थी एलिमेंट से रिलेटेड या एटम से रिलेटेड, आप कह सकते हैं एटम से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन ये जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताएगा। इट डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। अगर ये लिख लें, इट डिटरमिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड। आपको जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ना, अननोन कंपाउंड जो आपने कहीं से आपको केमिकल एक्सट्रैक्ट किया है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, जो आपके सामने डिफरेंट स्ट्रक्चर आए हुए जी, एस्टर्स के या कीटोन के, स्ट्रक्चर किसने बताए? ये स्ट्रक्चर आपको मैस स्पेक्ट्रोमीटर बताता है। और लास्ट, टू फाइंड द एमआर ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो आपको कौन बताएगा? मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये इसके बेटा चार मैंने आपको इसका मेन पर्पस बता दिए। सिंपलेस्ट डायग्राम इसकी बनाऊंगा, ठीक है, ज्यादा, क्योंकि आपको पता है हमारे सिलेबस में ना इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन आती है और ना इसकी वर्किंग आती है। आपके सिलेबस में वही आएगा जो जो मैंने आपको एनएमआर में करवाया। देखिए एनएमआर में आपको थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, लेकिन थ्योरी आती नहीं है, वर्किंग नहीं आती। आपको आता है स्पेक्ट्रम सॉल्व करना। यहाँ पर भी ऐसी है, सिर्फ आप वर्किंग सुन लीजिएगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे है और ये काम कैसे करता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, लेकिन एट द एंड जो एग्जाम में आएगा वो आएगा स्पेक्ट्रम सॉल्व करना। लेकिन थोड़ी सी हम बेटा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बना कर दूंगा, सारे पार्ट्स उसमें डिस्कस नहीं करूंगा। तो इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर वो कैसे होती है जी, उसको आप ऐसे समझ लें बेटा कि ये आपके पास ये एक फिलामेंट है जिसमें, जिसको आप इलेक्ट्रॉन गन भी कह सकते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यहां पर है डिटेक्टर, यहां पर होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड जिसका मेन रोल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मेन रोल है। बेटा पहली चीज, मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आप जो भी चीज एंटर करेंगे, जो अपना सैंपल एंटर करेंगे, वो वेपोराइज होना चाहिए, वेपर्स की फॉर्म में होना चाहिए।
गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहली चीज आपको समझ आई कि जो जो भी सैंपल आपने बेटा एंटर करना है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन वो होगा किस स्टेट में होना चाहिए? वेपर्स की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, एक तो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, राइट, दिस इज द कंडीशन कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में जो सैंपल होगा मस्ट बी इन गैशियस फॉर्म। और दूसरी चीज, जब बेटा वो गैशियस फॉर्म अंदर एंटर करेंगे तो वो जो गैशियस सैंपल होगा उसने आयोनाइज होना है, उसको आपने पॉजिटिव आयन में तब्दील भी करना है। कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा आप ना यहाँ पर कार्बन को एंटर कर रहे हैं। कार्बन, आप सबको पता होना चाहिए कार्बन के दो आइसोटोप हैं, 12 और 13। तो मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ 12 12 12 और ये 13 है बेटा। जैसे ये और ये जो है ना बेटा, जो आपको यहाँ पे फिलामेंट नजर आ रहा है, इससे ना इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही होगी। पीछे बैटरी लगी है, एनोड कैथोड बेटा वो मैं यहाँ शो नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, राइट। क्यों? यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ताकि जो आपका सैंपल सामने से बेटा गुजरेगा ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएगा। ठीक है, जो आपका सैंपल सामने से गुजर रहा होगा बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आपके सैंपल पे जाकर हिट करेंगे और आपके सैंपल में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करवाएंगे, आपके सैंपल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे। तो जैसे ही बेटा कार्बन गैसियस फॉर्म में यहां से गुजरेगा, तो अब आपके पास बेटा कार्बन इस फॉर्म में आ जाएगा 13 प्लस, सपोज करते हैं सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, ये देखें, ये आपका सैंपल गैसियस फॉर्म में आ गया। तो दो चीजें बेटा आपने समझनी है। पहली चीज कि जब भी मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सैंपल एंटर करेंगे, योर सैंपल मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म। और गैसियस फॉर्म के बाद जब आपका सैंपल एंटर होगा बेटा, अंदर काफी चीजें हैं, बैटरीज लगी हैं, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड है, एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम कोई भी डिस्कस नहीं कर रहे। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका सैंपल एंटर हुआ और फिर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन गन में से गुजारेंगे, इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो वो आपके सैंपल को आयोनाइज करवा देगा, मतलब आपके सैंपल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, राइट। आपके सैंपल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये बात याद रखिएगा कि जो डिटेक्टर आपको नीचे नजर आ रहा है, डिटेक्टर, डिटेक्टर ओनली डिटेक्ट्स द पॉजिटिव आयन, इट ओनली डिटेक्ट्स द पॉजिटिव आयन। ये बात याद रखें, लाजमी नहीं है कि सब में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जो सैंपल इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा वो सैंपल अंदर मशीन में ही जाया हो जाएगा। डिटेक्टर तक वो पहुंचेगा जिसके पास पॉजिटिव आयन है। जिस सैंपल ने इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया होगा ना बेटा, वो मशीन में ही जाया हो जाएगा। तो डिटेक्टर सिर्फ किसको डिटेक्ट करेगी? पॉजिटिव आयन को। अब जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड का रोल क्या है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या करता है? इट सेपरेट द आयंस। ये क्या करेगा? इट separates the ions on the basis of mass to charge ratio। बेटा mass to charge ratio की बेस पर ना, जिसको m/z या m/e, mass to charge ratio की बेस पर मैग्नेटिक फील्ड इन आयंस को सेट। देखें, अब देखें यहाँ पर एक कार्बन का मैस है 12, दूसरे का मैस 12, तीसरे का 12, तो चौथे का 13 है, तो वो आइसोटोप है। अगर मैंने बेटा इन चारों को पुश करना है या इन चारों को डिफ्लेक्ट करना, ये मेरे सामने से गुजर, आप इसको इमेजिन करें कि आपके सामने से ये चारों गुजर रहे हैं और आपने इन पर फोर्स अप्लाई की, इक्वल फोर्स, एक जैसी फोर्स, तो क्या ये एक ही एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे? नहीं। जो लाइटर है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, जो हैवी है वो कम डिफ्लेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं बेटा कि आप के सामने से अगर दो बच्चे गुजर रहे हैं, एक बड़ा हैवी सा है और एक बिल्कुल स्लिम सा है, आप दोनों को इक्वल फोर्स से पुश करते हैं, तो जो बिल्कुल स्लिम सा है ना वो ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, जो हैवी है वो कम दूर जाएगा, क्योंकि मैस ज्यादा है ना। तो यहां पर भी ऐसे है, यहां पर बेटा जो सेपरेशन, क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर बेटा अप्लाई कर रहे हैं, राइट, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, तो मैग्नेटिक फील्ड ना इनको डिफ्लेक्ट करेगी। तो जो बेटा लाइटर होंगे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे और जो हैवियर होंगे वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। और एक टाइम में, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड बेटा एक फिक्स रखी हुई है, तो सपोज करते हैं
कार्बन 13 तो जाकर डिफ्लेक्ट होगी, कार्बन 12 यहाँ जाकर बेटा हिट हो रहे हैं, कहाँ पर? डिटेक्टर पर। कार्बन 12 जो है ना वो डिटेक्टर पर हिट हो रहे हैं, और कार्बन 13 जो है बेटा वो जो है कम डिफ्लेक्ट हो रहा है और वो इधर चला जाएगा। कार्बन 13 क्योंकि हैवी है ना, हैवी को डिफ्लेक्ट करना मुश्किल है, तो कार्बन 13 बेटा इधर जा रहा है अभी सीधा, उसमें क्योंकि डिफ्लेक्शन कम हुई है वो इधर, जबकि जो कार्बन 12 है वो लाइटर है, लाइटर होने की वजह से वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, तो ये देखें उसका एंगल जो है ना ये ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है और वो डिटेक्टर पर हिट कर रहा है। तो बताने का मकसद ये है एक टाइम में एक स्पेसिफिक टाइप के आयंस हिट करते हैं डिटेक्टर पर, दूसरे टाइप के आयंस डिटेक्टर पर हिट नहीं करेंगे। अगर आपने कार्बन 13 को डिटेक्टर तक पहुंचाना होगा ना, तो आप पता है क्या करेंगे? आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, देन कार्बन 13 विल डिफ्लेक्ट, देन कार्बन 13 क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर बेटा मैंने आपको ये बात बताई, फिर सुन लें कि ये जो आपके पास आयंस बने हैं यहाँ पर, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, इन्होंने डिटेक्टर तक पहुंचना है। तो डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि ये डिटेक्टर तक पहुंचे, ठीक है, ताकि आप इनको डिफ्लेक्ट कर सकें, इनका एंगल चेंज कर सकें और ये डिटेक्टर पर जाकर हिट करें। तो बेटा इनको डिटेक्टर तक भेजने के लिए आप ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने कांस्टेंट रखी है, ठीक है, तो या सपोज करते हैं कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम रखा हुआ है, कम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब कम स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो कौन से पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होंगे? कार्बन 12, क्योंकि ये लाइटर हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और ये डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं। कार्बन 13 क्योंकि हैवियर है, मैस ज्यादा है ना, 13 मैस ज्यादा है, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सीधा जाकर हिट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा डिटेक्टर पर जब कोई आयन जाकर हिट करेगा ना, तो डिटेक्टर के आगे आपने कंप्यूटर लगाया होगा और सॉफ्टवेयर पे बेटा आपके पास पीक्स बन रही होंगी। जोन सा आयन जितना ज्यादा हिट करेगा उसकी पीक उतनी लॉन्गर आएगी, और जोन सा आयन जितना कम हिट करेगा उसकी पीक उतनी कम होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्बन 12 है और जो कार्बन 13 है, नेचर में अप्रोक्सीमेटली अगर आप बेटा 100 कार्बन लेना, 100 कार्बन एटम्स, तो उसमें 99% पता है कौन से होते हैं? कार्बन 12। और 1% पता है कौन से होते हैं उसमें? कार्बन 13। कार्बन 13 कितने होंगे? 1%। कार्बन 12 कितने होंगे? 99%। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि जब आप 100 कार्बन एटम्स को इस मशीन में डालेंगे, तो जो 99 कार्बन 12 होंगे वो हिट करेंगे डिटेक्टर पर, और सिर्फ एक कार्बन 13 होगा जो डिटेक्टर पर हिट करेगा। तो आपके पास जो बेटा इसका स्पेक्ट्रम मिलेगा ना, वो इस तरह का मिलेगा कि 12 और 13। 12 पर आपको अबंडेंस मिल रही होगी 99%, यहां पर अबंडेंस होती है इस साइड पर, मैं भी ग्राफ शो करूंगा बेटा आपको, और यहाँ पर मैस टू चार्ज रेशियो होता है, ठीक है। और जो कार्बन 13 है वो ओनली 1% होगा, ठीक है। अब बेटा ये मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंटेशन इतनी बेसिक सी है, मैं डिटेल में नहीं गया इंस्ट्रूमेंटेशन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको वर्किंग थोड़ी सी समझानी थी। आपके माइंड में इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप सिर्फ ये याद रखें, मैं शॉर्टकट फिर बता रहा हूँ कि आपने सैंपल गैसियस फॉर्म में एंटर करवाना है, सैंपल आपका आयोनाइज होगा, ठीक है। आयोनाइज होने के बाद आपका सैंपल हिट करेगा डिटेक्टर पर, और हिट कौन करवा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपके सैंपल को सेपरेट करेगी। लाइटर आयन पहले हिट कर जाएंगे, और अगर हैवियर आयंस को हिट करवाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ज्यादा स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो फिर कार्बन 13 भी हिट करेगा, और जैसे जैसे आयंस डिटेक्टर पर हिट करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर में वो पीक्स बन रही होती हैं। जौन सा आयन जितना ज्यादा हिट करेगा उसकी पीक उतनी लॉन्गर आएगी, और जौन सा आयन जितना कम हिट करेगा उसकी पीक उतनी कम होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक स्पेक्ट्रम बेटा दिखाता हूं, ये बेटा देखें, ये एक स्पेक्ट्रम है, मैस स्पेक्ट्रम ऑफ जिरकोनियम। ये कंपाउंड का स्पेक्ट्रम नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो स्पेक्ट्रम मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये जो अभी आपको स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं, ये स्पेक्ट्रम उन एलिमेंट्स का है जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। जिरकोनियम इज मेटल ना, तो आपको पता है मेटल एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ZR। तो ये एटम जो जिरकोनियम है उसका स्पेक्ट्रम है। वाई एक्सिस पर क्या लिया हुआ है?
relative abundance. एक्स एक्सिस पर क्या है? mass to charge ratio. mass मतलब जिरकोनियम का बेटा जो mass होगा और चार्ज के +1 है या +2 है या +3 है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, ये जो एलिमेंट्स, ये जो आपके पास ऐसे एलिमेंट्स जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिरकोनियम बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटम की फॉर्म में। ये बात बड़े गौर से सुनने वाली है। ऐसे एलिमेंट्स जो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह के मेटल्स या नोबल गैसेस, उनके जो बेटा स्पेक्ट्रम होते हैं ना, उनके स्पेक्ट्रम में आप देखें आपको कितनी पीक्स नजर आ रही हैं? 1 2 3 4 5। तो जितनी पीक्स होंगी उतने आइसोटोप्स होंगे। नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू आइसोटोप्स। नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स। लेकिन ये मैंने किस केस में बताया है? जब एलिमेंट आपका एटॉमिक फॉर्म में हो तब। when element exists in atomic form, ये कंडीशन है। when element exist in atomic form, मतलब जितने मेटल्स होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं ना, Na, कॉपर और नोबल गैसेस, उसके लिए ये रूल है कि जितनी पीक्स होंगी उतने आइसोटोप्स होंगे। तो बताएं जिरकोनियम के कितने आइसोटोप है? एक बेटा पीक आपको 96 पर नजर आ रही है, इसका मतलब है एक जिरकोनियम का जो आइसोटोप है उसका मैस 96 है, एक का मैस 94 है, एक का मैस 92 है, एक का मैस 91 है, एक का मैस 90 है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सा है? 90 वाला। 90 वाला जो जिरकोनियम बेटा आपको नजर आ रहा है उसकी अबंडेंस आप देखें सबसे ज्यादा है। 90 वाले की अबंडेंस सबसे ज्यादा है ना। अब आप इसका एआर कैसे निकालते हैं बेटा? आपको एआर या आप ओ लेवल से निकालते आ रहे हैं। आपने क्या करना है? एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस। इसकी अबंडेंस और इसके एटॉमिक मास को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द एटॉमिक मास। देखें इसने नीचे किया हुआ है, जिरकोनियम की पहले इसने अबंडेंस बता दी है। 90 के अबंडेंस ये, 91 की ये अबंडेंस है, 92 की ये है, 94 की ये है, 96 की ये है। तो आपने एटॉमिक मास जब निकालना है तो 90 इंटू 51, 11.2 इंटू 91, 17.1 इंटू 92, ये मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट द आंसर ये। इसको बेटा अब आपने क्या करना है? डिवाइड बाय 100 करना होता है ना। डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 91.3 आंसर आ जाएगा। तो ये तो बेटा आप लोग ओ लेवल से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ये देखिए उसने आखिर में किया है, आप इकट्ठा कर सकते हैं 9131.8 डिवाइड बाय 100। और जो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना कि एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई इट्स अबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100। बट अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि मैस स्पेक्ट्रम जो एलिमेंट्स के होते हैं उसमें आपके पास जितनी पीक्स आएंगी वो आपको आइसोटोप बता रहे हैं। अब थोड़ा सा बेटा चेंज करते हैं। नेक्स्ट, अब जो बातें बताऊंगा वो आपने पहले नहीं सुनी होंगी। मैस स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। बेटा देखिए क्लोरीन इज नॉट एटम। क्लोरीन क्या एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अब बेटा देखिए क्लोरीन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता ना। क्लोरीन जो है ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पर ऐसे नहीं है। आप कहेंगे कि जी क्लोरीन के तो हमने दो आइसोटोप पढ़े थे, एक है 1737 और एक है 1735। तो इसके तो फिर दो पीक्स आनी चाहिए, इसकी क्यों इतनी ज्यादा पीक्स आ रही हैं? 1 2 3 4 5। तो बेटा इसकी रीजन अभी आपको बताता हूं। ये जो रूल है कि जितनी पीक्स आएंगी उतने ही आइसोटोप्स होंगे, ये रूल उस वक्त एप्लीकेबल होगा जब एलिमेंट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। जब आपके एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में होता है, जिस तरह के मेटल्स, जिस तरह के नोबल गैसेस। लेकिन इस केस के अंदर क्लोरीन इज नॉट इन एटॉमिक फॉर्म। क्लोरीन बेटा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? क्लोरीन एग्जिस्ट करता है आपका बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, Cl2। तो यहां पर अब वो काम नहीं होगा कि जितने आइसोटोप्स उतनी पीक्स नहीं। अब मैं आपको यहां बताता हूं कि ये कैसे बना है बेटा। अब बड़े ही ध्यान से आपने सुनना है, ये बड़ी अब बड़ा इंपॉर्टेंट। आप ये देखने से आपको पीक्स कितनी नजर आ रही हैं? आपको बेटा 5 पीक्स इसकी नजर आ रही हैं, ठीक है। अब ये आपको 5 पीक्स कैसे नजर आएंगी? पहले तो मैं आपको इन 3 पीक्स का समझाता हूँ ना। ये 3 पीक्स आपको कैसे नजर आ रही है।
बेटा आपको ये पता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35, और आपको इसकी अबंडेंस बेटा अब याद करनी है। बात चीजें अब याद करनी है कि क्लोरीन 37 जो है ना, ये सिर्फ 25% इसकी अबंडेंस है। क्लोरीन 35 जो है, इसकी अबंडेंस 75% है। अगर आप सिंपल रेशियो निकालें तो 3:1 बनती है। मतलब अगर आपके पास बेटा 4 क्लोरीन है ना, 4 क्लोरीन एटम्स की बात कर रहा हूँ, नॉट मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 4 क्लोरीन के एटम्स हैं तो उसमें से 3 कौन से होंगे? 35 वाले। एक कौन सा होगा? 37 वाला। ये इसका मतलब है। अब मैं आपको पहले ये बताता हूं कि बेटा ये पीक्स कैसे हैं। ये 3 क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? तो ये है Cl2। बेटा पॉसिबिलिटीज हमने देखनी है। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Cl2 के अंदर दोनों ही एटम 35 वाले हों? हो सकती है ना बेटा। इसलिए इसका मैस कितना बनेगा फिर Cl2 का? इस Cl2 का कितना मैस बनेगा जी? इसका बनेगा 70। तो ये एक पीक आपको 70 पर नजर आ रही है। ये बेटा दूसरा बेटा ऑप्शन ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि जो Cl2 है उसमें एक 35 हो, एक 37 का एटम हो Cl2। अब मैस कितने का आएगा आपके पास? 35 प्लस 37 72। देखें एक 72 वाला भी, देखिए पॉसिबिलिटी देखिए कम हो रही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये भी तो हो सकती है कि जो Cl2 है आपके पास, उसमें दोनों ही जो क्लोरीन है वो किस में हो? 37 में हो। तो आपके पास बेटा ये अब क्या बनेगा? ये बनेगा 74। तो ये बेटा 74 आ रहा है, ये 72 आ रहा है, और ये आपके पास आ रहा है बेटा किसका? 70 का। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी अब कि ये 3 पिक्स कैसे आ रही है। ये 3 पिक्स बेटा इस तरीके से आएंगे। अब बेटा मैंने आपको आगे, अच्छा अभी ये 2 पिक्स जो है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो जरा आपने बहुत ध्यान से सुनना है, वो नई चीज आप लोगों के लिए कि ये 2 पिक्स कहां से आई है। उसके लिए जरा बेटा आप थ्योरी सुनिए। ये आप बेटे बेशक इसकी मोबाइल में पिक्चर ले लें, ताकि मैं भी इसको ऊपर कर दूंगा, आपके सामने फिर होना चाहिए। अच्छा, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ये जो 2 पीक्स बेटा आपको नजर आ रही हैं, एक तकरीबन 35 पर और एक तकरीबन 37 पर, ये कैसे आएंगी? इन पीक्स को हमने देखना है। ठीक है, अब आप दोबारा इसी मैस स्पेक्ट्रोमीटर को बेटा अपने सामने लेकर आए, जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई थी, और आपसे कहा था कि जब भी आप कोई सैंपल मैस स्पेक्ट्रोमीटर में एंटर करते हैं तो उसका सामना बेटा इलेक्ट्रॉन गन से होता है। आप क्लोरीन को अंदर भेजेंगे ना Cl2 की फॉर्म में, Cl2, तो इस Cl2 का सामना किससे होगा? इलेक्ट्रॉन गन से। ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, ये हिट करेगी जाकर किसके ऊपर? इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगी। तो अब पॉसिबिलिटीज देखिए बेटा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? जैसे ही बेटा क्लोरीन पास होगा यहां से, ये बेटा एक उसका और ये दूसरा, ये सपोज 35, ये भी बेटा 35, राइट? और ये बेटा नीचे इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन यहां से बेटा हिट करेंगे जाकर। तो बेटा होगा क्या कि बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट सकता है, राइट? और बॉन्ड टूटने के बाद मैंने आपको कहा था ना कि जब भी कोई सैंपल आप पास करवाते हैं मशीन में से, तो वो सैंपल है वो आयोनाइज होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? देखें, मैं ये भी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, और बॉन्ड यहां से टूट गया, बॉन्ड यहां से टूट गया, तो आपके पास पता है क्या बनेगा? एक Cl बनेगा जिसके पास ये क्रॉस है, मतलब डॉट है, और दूसरा क्या बनेगा बेटा? Cl प्लस बनेगा। देखें ये चीज बनेगी नहीं बनेगी? ये इलेक्ट्रॉन गन थी बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गन ने आपके सैंपल के ऊपर हिट किया, ये आपका सैंपल है Cl2, आपका सैंपल आयोनाइज होगा ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बेटा इलेक्ट्रॉन निकलने की पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं कि बॉन्ड टूटा और एक जो इलेक्ट्रॉन था वो बेटा रिलीज हो गया। ये जो मैंने एरो से शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया, और ये जो क्लोरीन है ये आपका पॉजिटिव आयन की फॉर्म में आ गया ना, ये क्लोरीन पॉजिटिव आयन, और जो दूसरा जो है बेटा वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में।
डॉट वाला है, मैं इसको डॉट यहाँ चले शो कर देता हूँ। और ये जो दूसरा है, ये डॉट जो है ये इधर आ जाएगा। अच्छा, ये जो डॉट है ना, इस क्लोरीन डॉट को डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करेगा। मैस स्पेक्ट्रोमीटर में पॉजिटिव आयंस को डिटेक्ट किया जाता है। तो बेटा ये पॉजिटिव आयन डिटेक्ट होगा, क्लोरीन 35 वाला बिल्कुल होगा, तो आपको एक पीक 35 पर नजर आएगी। एक पीक कहां नजर आएगी? 35 पर। तो ये जो बेटा आपको 35 पर पीक नजर आ रही है, ये ऊपर वाली, ये बेसिकली Cl प्लस 35 की नजर आ रही है। अब आगे चलते हैं, 37 पर कैसे होगा। सेकंड पॉसिबिलिटी बेटा चेक करें, क्या बेटा ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? सेकंड पॉसिबिलिटी कि आपके पास क्लोरीन था, दोनों ही 37 वाले थे। सपोज ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि दोनों में ही 37, और ये बेटा इनके इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैं दोनों को डॉट से शो कर रहा हूं, ठीक है। और ये बेटा सैंपल, ये इलेक्ट्रॉन गन थी आपकी, यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, और ये इलेक्ट्रॉन बेटा जब यहां हिट करेंगे जाकर, तो सपोज करते हैं बेटा ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया, बॉन्ड यहां से टूट गया। अब क्या बनेगा? क्लोरीन 37 डॉट, ये डॉट तो इसी के पास रहेगा ना, और दूसरा वाला जो है 37 प्लस। तो बेटा देखें, दूसरा जो पॉजिटिव आयन डिटेक्ट होगा, जो डिटेक्टर पे जाकर हिट करेगा, वो 37 वाला है। तो बेटा आप देखें, आपके पास ये जो क्लोरीन 37 वाला आ रहा है, ये आएगा Cl प्लस 37 की वजह से। अभी बेटा सुनते जाए, आपके जहन में काफी क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद करनी है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज नजर आ गई आपको। अब आप कह रहे होंगे भाई ये तीन पीक्स कहां से आ गई फिर? अब जरा उसको देखते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज ये थी बेटा, दो पॉसिबिलिटीज क्या थी? दो पॉसिबिलिटीज ये थी बेटा, इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मैं आपको सिर्फ वो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं जो इस स्पेक्ट्रम में आपको नजर आ रही है, वरना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अभी बेटा दो पॉसिबिलिटीज के बाद अब थर्ड पॉसिबिलिटी पर आए। थर्ड पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूं ये कि ये जो बेटा आपके पास क्लोरीन है ना, Cl2, एक 35 और दूसरा भी 35 सपोज, ये बेटा नीचे इलेक्ट्रॉन गन थी। बेटा ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव ना करें। ये पता है क्या करें? ये पॉसिबिलिटीज भी है कि ये इलेक्ट्रॉन गन जो कि आपके सैंपल को आयोनाइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गन क्लोरीन के इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल ले। ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही रहे, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही रहे, इसको कुछ भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं बेटा, वो क्लोरीन के इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो अब आपके पास बेटा जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो ये कि क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में रहेगा, और 35 प्लस 35 70 रहेगा Cl2 की फॉर्म में ही। लेकिन पॉसिबिलिटी ये हो सकती है बेटा, ये मैं आपको इस तरह बताता हूं क्या पॉसिबिलिटी है। ये एक क्लोरीन है, अगर ये दूसरा क्लोरीन है बेटा, तो पॉसिबिलिटी मैं ये बता रहा हूं कि ये कोई इनर इलेक्ट्रॉन निकल जाए भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कुछ ना हो, ये जो आपने नॉकआउट किया ये अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो जब अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा ना आपका, ये बॉन्ड तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो फिर एक चांस ये भी तो है कि आपके पास मॉलिक्यूल जाकर हिट कर जाए डिटेक्टर पर, मॉलिक्यूलर आयन। और मॉलिक्यूलर आयन बेटा हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहेगी, आगे मैं आपको फर्दर डिटेल बताऊंगा। तो इसलिए ये पीक बेटा आपको कहां मिलेगी? 70 पर। आप ऊपर स्पेक्ट्रम में देखें कि आपको एक पीक 70 पर भी तो मिल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ये मॉलिक्यूल की वजह से है, Cl2 प्लस, और दोनों क्लोरीन 35 प्लस 35 वाले हैं। अब आपको दूसरी पॉसिबिलिटीज भी समझ आने लग गई होंगी कि दूसरी पॉसिबिलिटीज कैसे आ रही हैं। वो ऐसे आ रही है बेटा, फोर्थ पॉसिबिलिटी वो ये हो सकती है, याद रखें जो रेडिकल्स है ना, जो न्यूट्रल चीज है, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करने वाला, पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करेगा। फिर अब फोर्थ पॉसिबिलिटी ये देखें, ऊपर हमने दोनों 35 लिए थे, नीचे हम एक 35 लें, एक 37 लें,
लेकिन इस दफा भी जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन है, जब आप हिट करेंगे तो वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ना छेड़े, बल्कि इनर शेल में से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल ले बेटा। इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आपके पास Cl2+ और इसका मास कितना रहेगा 72। तो एक पीक आपको 72 पर मिलेगी बेटा। जिस तरह की ये देखें, ये आपको 72 पर पीक मिल रही है, लेकिन इसमें एक 35 है और एक 37 है। और बेटा जो ये है फिफ्थ पॉसिबिलिटी कि दोनों ही आपके पास बेटा क्या हो। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही 37 के हों और इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से मत निकले, ये ऐसे ही रहे, इनर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और आपके पास Cl2+ 74। तो एक पीक आपको 74। तो बेटा अब देखें, यह है कंप्लीट स्पेक्ट्रम। अगर आपको वो कंप्लीट स्पेक्ट्रम पूछता है ना, कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन, तब कितनी पीक्स आएंगी? ये देखें 1 2 3, ये बेटा आपके पास 4 और ये 5, 5 पीक्स आएंगी। अगर आपको वो कहते हैं जी कंप्लीट मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं जी मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, कि जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है उसका मास स्पेक्ट्रम, फिर ये 3 ही आएंगी, क्योंकि बाकी 2 तो एटम्स की है, मॉलिक्यूल की तो नहीं है ना। जो आखिरी 2 आ रही है 35 37, वो तो एटम्स की, वो तो आइंस की, वो जो एटम के आइंस बने उसकी वजह से हो रही है। जो मॉलिक्यूलर आइन है ना बेटा, मॉलिक्यूलर आइन की पहली 3 पीक्स हैं, ठीक है। जो लास्ट 2 पीक है दैट इज नॉट मॉलिक्यूलर आइन, दैट इज सिंपल आइन। अब बेटा मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स कराता हूं, ये बात क्लियर हो जाएगी। फर्दर एग्जांपल्स देखिए। अब देखिएगा बेटा फर्दर एग्जांपल। अच्छा, इसमें आपको ये भी बताऊं, मैं भी एक बड़ा मॉलिक्यूल बेटा ले रहा हूं, ठीक है। मॉलिक्यूल मैं लेता हूं यहां पर सपोज प्रोपानल या ब्यूटानल। जितना छोटा, चाहे हम 3 कार्बन वाले लेते हैं वो ज्यादा आसान है, 4 वाले से भी आपको करा सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ कंपाउंड। अभी मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कराई थी एलिमेंट की ना, एक ही एलिमेंट था लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। मैं आपको कराता हूं कंपाउंड की, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ कंपाउंड। बेटा मेरे पास है सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है मेरे पास प्रोपानल। ये बेटा मैंने मशीन में एंटर किया गैसियस फॉर्म में, तो मशीन क्या करेगी? सबसे पहले इसको आयोनाइज करेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी आपकी बात क्लियर कर दूं, हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि और बॉन्ड्स नहीं टूटते बेटा, और बॉन्ड्स भी टूटते हैं। जब आप इस सैंपल को मशीन में एंटर करते हैं ना, तो H+ भी बनेगा, O+ भी बनेगा, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं बेटा। हम एग्जाम में भी जो एग्जामिनर है वो आपसे डिस्कस नहीं करता, वो आपसे सिर्फ उन बॉन्ड्स का पूछता है जिसमें कार्बन कार्बन टूट रहा है उमूमन। तो मैं भी यहाँ पर बेटा जितने भी फ्रेगमेंट्स बनाऊंगा, अभी फ्रेगमेंट्स इसको बोलते हैं, जितने भी मैं इसके इस बड़े मॉलिक्यूल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाऊंगा, वो मैं सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ूंगा और कोई बॉन्ड नहीं तोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में उन्हीं का सामना करना होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड वो तोड़ा होगा। अब बेटा आप देखें, पहला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ये, आपको पता नहीं कि हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। तो असल में बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जी ऐसे है। ये बेटा देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है और यहां से बेटा ये जाकर हिट करेगा ऐसे। इलेक्ट्रॉन गन से ना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएंगे। बेटा सपोज करते हैं कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा आपने यहां से लूज करवा दिया, बॉन्ड ऐसे टूट गया। ये जो एरो में डाल रहा हूं इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, एरो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास बेटा जो फ्रेगमेंट बनेगा, फ्रेगमेंट एक तो बनेगा बेटा, ये देखें CH3 CH2 डॉट, है ना। ये डॉट जो है बेटा, ये देखें जो ग्रीन कलर से मैं बनाता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा था, ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा। ये फ्री रेडिकल है बेटा, ये डिटेक्ट नहीं होगा, ये फ्री रेडिकल है, ये मशीन में डिटेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन
जो बेटा ये जो आपको ब्लू कलर वाला इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो बेटा आपको फ्रेगमेंट, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, ये आयन में चला जाएगा, ठीक है। ये देखें सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो चला गया तो ये पॉजिटिव आयन में चला गया। ये बेटा आपके पास एक आयन बना। अब मैं इसी को स्विच करता हूं, वो कैसे बेटा? क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दूं, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहे? ये भी तो हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है भाई, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये बेटा इलेक्ट्रॉन निकल जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे ही रहे। तो सेकंड बेटा पॉसिबिलिटी इसमें देखें कि अगर बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ये वाला जो मैं एरो बना रहा हूं, इस एरो का मतलब है कि जब आपने हिट किया तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा निकल गया, तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा? CH3 CH2 प्लस पर आएगा। ये पॉजिटिव हो गया, और बेटा यहां तो आपका फ्री रेडिकल एज इट इज है, ये आपका फ्री रेडिकल बन गया। ये पॉसिबिलिटीज है बेटा, दीज आर दी पॉसिबिलिटीज, कि कुछ भी हो सकता है और दोनों काम होंगे बेटा, दोनों होंगे। आधे उस तरह जाएंगे, आधे उस तरह के आयन बनेंगे, कुछ आयन इस तरह के बनेंगे। डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ आयन के ऊपर भी, कौन सा स्टेबल आयन है वो ज्यादा बनता है। लेकिन आप ये देखें कि दूसरा आयन जो बनेगा बेटा वो ये हो सकता है, इन्होंने जाकर डिटेक्टर पर हिट करना है, इन आयंस ने। जो फ्री रेडिकल है वो हमारे लिए यूजलेस है, उनका कोई काम नहीं है। जो पॉजिटिव आयंस हैं वो जाकर डिटेक्टर पर हिट करेंगे, उनका एक मैस होगा और उसकी बेटा पीक बनेगी। बेटा पहली पॉसिबिलिटी ये आई है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखें, मैंने तो बेटा अभी पहला बॉन्ड तोड़ा है ना, अब यही काम दूसरे के साथ भी मैं करूंगा। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। बेटा आपको मैं ये बता दूं, जो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं। जिन बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है, +1 आयन बन सकता है, +2 आयन बन सकता है, +3 आयन बन सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो इस तरह की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन भी जा सकते हैं बेटा। और फ्रेगमेंट एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा जगह पर एट अ टाइम भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिंपल रख रहा हूं बिल्कुल, अच्छा आसानी के लिए, क्योंकि बेटा हमसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसी तरह पूछेगा, वरना पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आपको मैंने कहा कि यहां से ही फ्रेगमेंट बन सकता है भाई, यहां से ही बन सकता है फ्रेगमेंट। लेकिन हम सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ रहे हैं और एक एक आयन बना रहे हैं, और वो भी +1 वाला बना रहे हैं, +2 वाला नहीं बना रहे। अब बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, इसी मॉलिक्यूल को, ये आपने नोट कर लिया ना, इसको आप लिख लिया बेशक। अब मैं यही मॉलिक्यूल दोबारा लिखता हूँ बेटा, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, राइट। इसमें फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं, तो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। अब बेटा मैं एक और वही मॉलिक्यूल प्रोपानॉल का दोबारा लिखता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा देखें, एक पॉसिबिलिटी यहां से तो हमने कर लिया ना, ये तो हमने ऊपर चेक कर लिया। अब इस पॉसिबिलिटी को नहीं, दूसरे को देखते हैं बेटा। अगर यहां से टूटे, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन है, यहां से बेटा आकर ये हिट करेंगे ऐसे। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो गया जी, बॉन्ड यहां से टूटा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया सपोज। अब आपके पास पता है क्या बनेगा? CH3 डॉट CH3 डॉट और CH2 प्लस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। लेकिन ये काम इसको स्विच भी कर सकते हैं आप। स्विच कैसे कर सकते हैं कि आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल दें पहले को बेटा, मतलब आप इसको अब यहां से इसको अब रिलीज करवाएं और इसको ऐसे ही रहने दें। तो अब क्या होगा, आपका जो CH3 है ना वो प्लस हो जाएगा, और आपका जो CH2 है ये रेडिकल बना। तो ये देखें, दो पॉसिबिलिटीज यहाँ आपको नजर आ रही हैं। एक बेटा ये आयन बनेगा जो जाकर डिटेक्टर पर हिट करेगा, एक ये आयन बनेगा जाकर डिटेक्टर पर हिट करेगा। तो फ्रेगमेंटेशन होती है, मॉलिक्यूल आपका टूटता है, कहीं से भी टूट सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट सकता है, कार्बन ऑक्सीजन भी टूट सकता है। मैं सिर्फ आसानी के लिए आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़कर दिखा रहा हूं, और आसानी के लिए सिर्फ एक फ्रेगमेंट बना रहा हूं, ठीक है। एक से ज्यादा चीजें भी बन सकती हैं। अब बेटा तीसरी पॉसिबिलिटी, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन मैं लूज करवा रहा हूं, तीसरी पॉसिबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहा हूं वो इनर शेल से रिमूव करवा दूं, आपका
टूटे ही ना, जिस तरह मैंने Cl2 का करवाया था बेटा। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपका मॉलिक्यूल ना ब्रेक हो, आपका बॉन्ड ही ना टूटे और इलेक्ट्रॉन इनर शेल से निकल जाए, तो ये पॉसिबिलिटी हर केस में रहेगी। तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी बेटा देखें कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, बेटा आपने जब इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे, तो बेटा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका कोई बॉन्ड ना टूटे और जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी इनर शेल से निकल जाए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक बेटा इलेक्ट्रॉन निकल गया जी, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है कहीं इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया। बेटा ये भी तो अब एक आपके पास आयन बन गया ना, और ये आयन सबसे हैवी है। अगर आप ऊपर वाले आयन्स देखें ना बेटा, ऊपर जो आयन्स बने हैं मैं मार्क करता हूँ, एक ये आयन बना है बेटा, देखें एक ये आयन बना है। इस आयन का कितना मैस होगा? 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, 29, मतलब जो आयनिक मैस है उसकी बात कर रहा हूँ। इसका देखें मैस, इसका एक मैस होगा। इस CH3 प्लस का कितना मैस होगा? 15, कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन। लेकिन सबसे हैवी मैस इसका है बेटा। जो हैवीएस्ट मैस होता है ना, जिस आयन का मैस सबसे हैवी होगा, उसको आप कहते हैं कि ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है। उसका एक स्पेशल नाम होता है, मॉलिक्यूलर आयन पीक। बेटा इस पीक का पता क्या फायदा होता है? जब भी आपको स्पेक्ट्रम लेंगे ना तो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। तो मॉलिक्यूलर आयन पीक का फायदा ये होता है कि वो आपको मॉलिक्यूल का मैस बता रहा होता है कि पूरे मॉलिक्यूल का एमआर कितना है। पूरे मॉलिक्यूल का एमआर जिसका इसका कितना होगा? 58। तो 58 पर आपको जो एक पीक नजर आ रही होगी, जो बेटा हैवीएस्ट पीक होती है ना, हैवीएस्ट, मैं भी आपको बताऊंगा स्पेक्ट्रम ओपन करके। जो हैवीएस्ट पीक आ रही होती है, जिसका मैस सबसे ज्यादा होता है, हैवीएस्ट पीक जिसका मैस सबसे ज्यादा होता है, उस पीक को आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर आयन पीक। एंड द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज द एमआर ऑफ योर मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो आपके मॉलिक्यूल का एमआर होती है। ठीक है, अब बेटा देखें यहां पर आपको, अच्छा मैं जरा आप लोगों के बेटा क्वेश्चंस देख लूं। बेटा बेस पीक भी उसी को कहते हैं बिनी, जो बेस पीक है वो भी इसी को कहते हैं। अच्छा बेटा मुझे आप 1 मिनट की सिर्फ ब्रेक दे, मैं आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिखाता हूँ पहले जल्दी से। मिनाहिल बेटा अपना माइक ऑफ कर दे। फिर इसकी मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये एक क्लास में नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैं आज तो सिर्फ थ्योरी होगी और कल की क्लास में मैं आपको इसके इंशाल्लाह पास पेपर भी कराऊंगा। तो इसलिए, क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ा सा तेज जाएंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, तो हम थोड़ा स्लो ही रखेंगे। अच्छा बेटा, ब्रेक इधर देखिए, 1 मिनट इधर। ये जो आपके सामने मैस स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन है, ठीक है, मैंने आपको एक सिंपल सी वो बताइए। कह रहे कि मैस स्पेक्ट्रम ऑफ पेंटेन, इसमें आप लोग जरा देखें हैवीएस्ट मैस कौन सा है बेटा? सबसे ज्यादा मैस कौन सा शो हो रहा है? रेड कलर से देखें, सबसे हैवीएस्ट मैस किसका है? वो क्या है? वो है 72। देखें आपको कितने मैसेज नजर आ रहे हैं जो उसने मार्क किए हुए? एक 29, एक 43, एक 57 और एक है 72, है ना? ये आपको मैसेज बेटा नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो हैवीएस्ट मैस है, मैस टू चार्ज रेशियो जो हैवीएस्ट है, दैट इज 72। अब आप लोग जरा एक काम करें,
पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास निकालें, पेंटेन का CH3 CH2 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 CH3 जो ऊपर पेंटेन लिखा हुआ है, मतलब 5 कार्बन है। 12 इंटू 5 करें बेटा, 12 इंटू 5, और इसमें प्लस करें बेटा, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12, प्लस 12 करें तो 72 आ रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 72 बेटा आपके पास मैस आ रहा है, ये मॉलिक्यूलर आइन है। ये पेंटेन के अंदर से कोई इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलकर मॉलिक्यूलर आइन बन गया। देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपको CH3 CH2 CH2, एक मिनट जरा, सिर्फ 1 मिनट, मैं जरा इसको ना यहाँ पेस्ट करता हूँ। वेट अ मिनट, मैंने स्क्रीन बेटा अभी खुद अनशेयर की है। अच्छा, ये देखिए बेटा, मैंने स्क्रीन दोबारा शेयर की है, अब आपको नजर आनी चाहिए स्क्रीन। और यहाँ पर बेटा आपको जो चीज समझनी है वो ये कि ये जो पेंटेन है, इसमें आपको 72 पर जो नजर आ रहा है, दिस इज द मॉलिक्यूलर आइन पीक। मॉलिक्यूलर आइन पीक है ये, जो हैवीएस्ट पीक होती है। और ये पता है किस वजह से है, ये देखें, ये जो आपका, मैं इसको इकट्ठा लिख दूं बेटा, C5H12, ये जो आपका मॉलिक्यूल था ना, इसको आपने जब इलेक्ट्रॉन गन में से पास करवाया, तो इस C5H12 में से कोई इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, इनर शेल में से, ठीक है। इसके टूटा नहीं है, अनफ्रेगमेंट है, अनफ्रेगमेंटेड, टूटे बगैर इलेक्ट्रॉन कोई इनर शेल से निकला। और बेटा इस C5H12 की पीक आपको 72 पर मिल रही है। तो ये जो बेटा हैवीएस्ट पीक होती है ना, बड़ी यूजफुल होती है। जो हैवीएस्ट पीक है, ये आपको क्या बता रही होती है, आपका जो मॉलिक्यूल होता है ना, आपको जो मॉलिक्यूल होता है उसका एमआर बता रही होती है। अब आ जाए 57 पर। ये जो बेटा आपके सामने 57 पर पीक आ रही है, ये किस वजह से आ रही होगी। अब देखिए, मेरी बात सुने, आप अपना पहले सैंपल देखें। ये जो आपके पास सैंपल है, क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन वगैरह तो नहीं है ना, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। तो जब सिर्फ हाइड्रोकार्बन हो ना, तो फिर तो बड़ा आसान होता है। फिर आप पता है क्या किया करें, 57 आपने बताना है यहां पर कि व्हाट कॉजेज द लाइन, आपने बेटा बताना ये है कि व्हाट कॉजेज द लाइन एट mass to charge ratio is equal to 57। कि 57 पर ये जो आ रहा है, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है 57 के लिए। आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है। तो अब आप पता है क्या करें, अब आप बेटा यहाँ पर थोड़ा सा सोचें कि 57 में कितने कार्बन एटम्स आ सकते हैं इस आइन में। 57 वाले आइन में हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड बी प्रेजेंट। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर 5 कार्बन एटम हो, 5, हमने गेस करना है ना, हमने ये गेस करना है 57 किसकी वजह से पीक आई है, उस मॉलिक्यूलर आइन का स्ट्रक्चर बताना है। तो बेटा अगर मैं ये कहता हूं, तो देखिए मैं पहले यहां लिखता हूं कि आपके पास जो 57 पर बेटा पीक आ रही है, सपोज अगर इसमें 5 कार्बन हो, तो एक कार्बन का कितना मैस होता है 12, तो कितना मैस आ जाएगा 60। तो बेटा इसमें 5 कार्बन तो नहीं हो सकते ना, वो मैस एक्सीड कर रहा है, 60 पर आए तो 5 से तो कम ही होंगे। इसका मतलब ये जो 57 वाला है ना, ये टूटा तो है। व्हाट अबाउट 4, बट अगर 4 कार्बन हो इस 57 में, अगर कितने कार्बन हो 4, तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 48। 48 आ रहा है ना। इसका मतलब है यहां बात बन सकती है कि मे बी इसमें 4 कार्बन हो, और बाकी जो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा 57 माइनस 48, क्या आंसर आएगा 57 माइनस 48 अगर आप करेंगे, आपके पास बेटा 9 का डिफरेंस आ रहा है ना।
इसका मतलब है 9 हाइड्रोजन हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? 9 हाइड्रोजन। तो अगर 9 हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन का मास होता है 1, बेटा कितना आ जाएगा? सारे को आप ऐड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 57। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है। तो आप बेटा इसका स्ट्रक्चर नहीं बता सकेंगे C4H9 प्लस। फिर सुने, फिर बताता हूं क्या किया मैंने। बेटा वो ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि ये 57 वाला जो आपको नजर आ रहा है ना पीक, ये किस वजह से आ रही है 57 वाली? आपने देखा कि आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए आप बेटा इस तरीके से सोच सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन आ सकते हैं 57 में। 5 कार्बन आ नहीं सकते 57 में, क्योंकि अगर 5 कार्बन होंगे तो इसका मैस 60 बनता है, वो तो 57 पर आ रही है बेटा। तो हम 5 के बजाय ना कार्बन कम करते हैं बेटा। हम लिखते हैं अगर 4 कार्बन हो तो 12 4 जा 48, और बेटा 57 में से 48 निकालें तो बाकी अगर 9 आ रहा है, तो अगर हाइड्रोजन 9 हम कर दें, 9 हाइड्रोजन, इसका मैस होता है 1, तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 57। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेटा 57 है ना, इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया C4H9 प्लस। बिनी जो आप बता रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं वो भी अभी उस पर भी आ रहा हूँ। जो आपने मुझे मैसेज करके बताया वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेथड बेटा, आप अगर इस तरह करें कि इन दोनों का डिफरेंस ले लें। ये एक मेथड आपको बताया, आपसे वो पूछ रहे कि 57 के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर आप ये करें काम कि 57 और 72 का डिफरेंस निकालें, 72 माइनस 57, आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्रेगमेंट टूटकर जाया हो गया। बेटा कितना आंसर आ रहा है? 15 आंसर आ रहा है। आप जरा CH3 का मैस बेटा निकालें, क्या होगा? CH3 का कितना मैस हो रहा है? 15। तो मैं आपको समझाता हूं कि ये भी आपने कैसे करना है। वो आपसे कहते हैं कि आप इसकी इक्वेशन लिखें, राइट? ये देखें बेटा, आप इसको ऐसे करें कि आप कहें जी कि CH3 CH2 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 एंड CH3। आपने जब बेटा 72 और 57 का डिफरेंस लिया तो आपको पता चला 15 वाला जो हिस्सा है वो जाया हो गया, वो डिटेक्टर पर नहीं पहुंचा। 57 वाला आयन डिटेक्टर पर पहुंचा है। तो 15 किसका मैस होगा? आप देख सकते हैं CH3 का मैस 15 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इक्वेशन ना ऐसे बनेगी। वो समटाइम आपसे कहते हैं जी आप इसकी इक्वेशन बनाएं, ठीक है? वो समटाइम आपसे बेटा कहते हैं कि आप इसकी इक्वेशन बनाएं, तो आप वो ऐसे बनाएंगे कि ये जी इलेक्ट्रॉन गन थी, या तो आप नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, उसको समझाना नहीं है। यहां से बेटा ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा जाया होगा, ये वाला, ये जो मैं एरो करके शो कर रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन जाया हुआ। तो आपके पास बना CH3 डॉट, ये आपका बेटा फ्री रेडिकल है, ये जाया हो गया है, ये डिटेक्टर में नहीं जाएगा। लेकिन जो दूसरा जो है बेटा ये वाला CH3 CH2 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 प्लस, ये बेटा जो पॉजिटिव आयन है ये पहुंचेगा कहां पर? डिटेक्टर पर। फिर सुने बेटा, मैंने क्या बताया कि दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आप मॉलिक्यूलर जो आपके पास मैस होगा दैट इज 72, और जिस लाइन का वो आपसे पूछ रहा है कि इसका बताएं, तो आप इन दोनों में डिफरेंस निकालें। 72 माइनस 57 15। तो ये जो डिफरेंस आ रहा होगा ना बेटा 15, ये आपको ये बता रहा है कि 15 जो डिफरेंस आया है वो फ्री रेडिकल बनकर जाया हो गया। डिफरेंस फ्री रेडिकल बनकर जाया हो गया है। अब देखिए 15 आया है, तो अब आप देखेंगे कि 15 जो है ना किसका मैस है। आप बेटा अगर देखिए 15 में कितने कार्बन आ सकते हैं? 15 में एक कार्बन आ सकता है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन आएंगे ना 15 में। अगर आप कार्बन एडजस्ट करें, एक कार्बन आता है और 3 हाइड्रोजन आते हैं बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका मेन मॉलिक्यूल था ना, पेरेंट मॉलिक्यूल, इसमें से जो मॉलिक्यूल जाया हुआ है 15 वाला, वो CH3 है कि CH3 का फ्री रेडिकल बन गया है, ये आपका जाया हो गया है। और जो बाकी बेटा मॉलिक्यूलर आयन बना है आपके पास ये वाला, ये डिटेक्टर पर जाकर हिट करेगा। तो आपको अब पता नहीं चल गया कि 57 जो पीक आई है ये किसकी वजह से आई है? ये बेटा पीक आई है आपके पास C4H9 की वजह से। ये बात ठीक है या नहीं?
मैं आपको और एग्जांपल्स कराता हूं, मजीद क्लियर हो जाएगा बेटा, इसी पे हम बार बार करते रहेंगे। तो नेक्स्ट देखें 43। बेटा 43 पर जो पीक आ रही है वो किस वजह से आ रही है, जरा उसको देखते हैं। बेटा जो 43 पर पीक आ रही है वो सबसे बड़ी पीक है, इसका मतलब ये जो आइन है ना ये सबसे स्टेबल है, ठीक है, सबसे स्टेबल आपका आइन आइन बनाइए। अच्छा अब बेटा देखें अगेन 43 को देखना है, दो मेथड हैं। पहला मेथड आप ये देखें, पहले तो मैं लिखता हूं लाइन एट 43 किस वजह से आ रहा है। पहले आप इस 43 में बेटा कार्बन एडजस्ट करें, इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन आ सकते हैं खुद सोचें बेटा, इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन आ सकते हैं 43 के अंदर। अब्दुल्ला बेटा जो पीक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं वही आपसे एग्जाम में डिस्कस की जाएंगी, जो छोटी छोटी पीक्स आ रही हैं वो सम टाइम एक हाइड्रोजन निकल गया, दो हाइड्रोजन निकल गया, वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है। अब बेटा देखेंगे 43 पर जो पीक आ रही है लाइन एट 43, आपने इसको बताना है तो 43 में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक दो तीन चार कितने कर सकते हैं। तो अगर मैं बेटा 3 कार्बन एडजस्ट करूं, अगर चले 4 करता हूं, 4 और एक कार्बन का मास 12 होता है, तो 48, 4 तो नहीं आ सकता ना बेटा, तो अब कम करते हैं। 43 पर जो पीक आ रही है अगर इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं, 3 इंटू 12 36, तो ये बात बन गई ना बेटा 36 कार्बन। और 43 माइनस 36 करें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन क्या पता चल जाएगा 7। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन अगर आपके पास 7 है बेटा 43 बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखिए ये फॉर्मूला है आपका C3H7 प्लस, दिस इज योर फॉर्मूला, बन गया ना फॉर्मूला बेटा। या आप दूसरा तरीका देख लें, पहला तरीका क्या है, अभी हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये बात जेन में रहे, इसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं आ रहा, इसलिए ये ज्यादा आसानी से हो रहा है कि आप जो जिस पीक के बारे में पूछ रहा है उसमें देखिए कि मैक्सिमम कार्बन कितने एडजस्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम कार्बन कितने एडजस्ट हो रहे हैं ये आपने बता दिया 12, और जो डिफरेंस आएगा वो आप हाइड्रोजन डाल दें तो आपके पास मॉलिक्यूलर आइन पता चल जाएगा कि ये पीक इस मॉलिक्यूलर आइन की वजह से। लेकिन दूसरा तरीका बेटा जो आपको मैंने भी बताया वो ये है कि आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होगा इसके मुकाबले में। 43 और 72, अगर आप इसका डिफरेंस निकालें 72 माइनस 43 बेटा 29 आ रहा है। अच्छा आपको ना बात चीजें याद कर लेनी है, वो पता क्या कि जब भी 15 का डिफरेंस आएगा ना बेटा वो CH3 की वजह से होगा, जब भी 29 का डिफरेंस आएगा ये चीजें आपको क्योंकि बार बार करेंगे ना याद हो जाएंगी, वो C2H5 की वजह से होता है बेटा। C2H5 का मैस कितना होता है 29, CH3 का मैस कितना होता है 15। तो अब बेटा आप जरा देखें इथाइल का मैस 29 होता है, C2H5 आप चेक कर सकते हैं, 12 टाइम्स 2 24 हो जाएगा प्लस 5 9। अब बेटा देखिए आपने ये जो 43 वाली पीक बतानी है तो आपने 72 माइनस 43 किया 29, आपको ये समझ आ गया कि 29 वाला जो फ्रेगमेंट है वो जाया हो गया, उसका फ्री रेडिकल बना है। तो वो कैसे बनेगा देखें इधर, CH3 CH2 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 एंड CH3। आपने 29 कितने तक का मैस होगा बेटा, 29 में कितने कार्बन आ सकते हैं, दो, तो दो कार्बन बेटा यहां देखिए, यहां से बेटा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन आपका जाया हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाया हो जाएगा। ये देखिए ये फ्री रेडिकल बन गया इसका C2H5 फ्री रेडिकल, और ये इसका आयन बेटा बनेगा इसका, तो CH3 CH2 CH2 प्लस। तो ये बेटा देखें ये जो इसका आयन बना है 43 इसका मैस होगा और ये आपको 43 पर पीक नजर आएगी। तो बेटा जितना डिफरेंस आ रहा होता है ना उसका फ्री रेडिकल बनता है। दो कॉमनेस्ट आयन है जो आप याद कर लें, जब भी 15 का डिफरेंस आएगा समझ जाइएगा कि मिथाइल टूटा है, जब भी 29 का बेटा डिफरेंस आए 29 का तो समझ जाएं इथाइल टूटा है और इथाइल टूटकर जाया हो गया है। तो 29 का डिफरेंस था तो आपने इथाइल तोड़कर जाया कर दिया और बाकी बेटा आपका जो आयन बन गया है। अब एक और पीक बेटा देखें, एक और पीक आपको नजर आ रही है 29 पर, 29 पर नजर आ रही है बेटा,
तो इससे क्या समझ आ रही है, कौन सा आयन बना है? 29 अभी आपको बताया। 29 किस वजह से बनता है? इथाइल की वजह से। तो यहाँ इथाइल का आयन बना है, देखें 29 है ना। 29 में कितने कार्बन एडजस्ट हो सकते हैं? चलेंगे सोचें, 2, 24 हो गए। कितना डिफरेंस आ रहा है? 29 माइनस 24, 5 का। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कितने होंगे? 5 इंटू 1। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है बेटा यहाँ से, C2H5 प्लस। लेकिन एग्जामिनर समटाइम आपको ये कहता है कि आप इसकी इक्वेशन बनाएं, आप कि इसकी फ्रेगमेंटेशन कैसे हुई है, जरा इक्वेशन बनाकर दिखाएं। ठीक है, इसकी इक्वेशन बनाकर दिखाएं कि फ्रेगमेंटेशन हुई कैसे है। तो फ्रेगमेंटेशन दिखाने के लिए अब आप क्या करेंगे? अगेन CH3 CH2 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 एंड CH3। बेटा आपने अब इसका फ्रेगमेंट बनाना है ना, तो अब आप क्या करेंगे? और C2H5 का बनाना है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और आप ये इलेक्ट्रॉन बेटा इसका उड़ा दें, ये इलेक्ट्रॉन जाया हो गया, ये इसका बेटा आपका आयन बन जाएगा C2H5 प्लस। और बेटा जो दूसरा है CH3 CH2 CH2, ये बेटा इस दफा जाया हो जाएगा, ये आपका आयन बन गया बेटा। ठीक है, ये देखें अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल, अभी मैंने बेटा इसके जो मेन आगे है ना, जिसमें आइसोटोप की बात करेंगे, अभी उस पर तो मैं आया ही नहीं हूँ। आइसोटोप वाली कहानी अभी आगे आ रही है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवाई है अभी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको करवाना है। और अब बेटा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि ये जो आइसोटोप्स हैं, इनसे आपने कैसे डील करना है, जिसमें आइसोटोप आ रहे होंगे। सुहा खान बेटा एक्टिव होकर बैठे हैं, ये ले बेटा। अच्छा बेटा अब आ जाएं आप, पीक्स ड्यू टू द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की वजह से जो पीक्स आती हैं, राइट, तो मैं यहां लिख रहा हूं पीक्स ड्यू टू दी आइसोटोप। अब बेटा आपने क्या करना है, अब हम फ्रेगमेंटेशन पे नहीं आ रहे, अभी फिलहाल मैं फ्रेगमेंटेशन पे नहीं, अभी आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। बेटा आइसोटोप्स की पीक्स को जरा डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है ना, कार्बन के जो दो आइसोटोप हैं 12 और 13, बड़े जो 12 है ये 99% अप्रोक्सीमेटली नेचर में एग्जिस्ट करता है, और कार्बन 13 की परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? सिर्फ 1%। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 कार्बन के एटम्स हो, तो उसमें 99 एटम्स 12 वाले होंगे, एक एटम कौन सा वाला होगा? 13 वाला होगा। अब बेटा आप देखें कि इसका आपको पीक्स जो है आइसोटोप्स की वजह से कैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास बेटा एक मॉलिक्यूलर आयन है, आपके पास बेटा एक मॉलिक्यूलर आयन जो बनेगा, एक बेटा मॉलिक्यूलर आयन है आपके पास CH3OH अल्कोहल। ठीक है, इसका मैस कितना है? कार्बन 12 है, इसका मैस बेटा आपको कितना मिलेगा? मैस टू चार्ज रेशियो पे आप जब इसका मैस देखेंगे, कार्बन का कितना है जी? 12 है, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 16 और एक हाइड्रोजन। इस सारे को आप ऐड करने, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन है, 16 ऑक्सीजन का मैस और हाइड्रोजन का एक, तो आपके पास जो मैस आएगा वो आएगा कितना? 32, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज में डाल दूं, ये 12 का मतलब है 12 आइसोटोप है बेटा। 12 मीन कार्बन का 12 आइसोटोप की बात हो रही है। क्या बेटा ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि आपके पास जो ये मेथानॉल है CH3OH, इसमें कार्बन 13 हो, 12 ना हो? ये भी तो हो सकता है ना। तो अब इसका मैस क्या आएगा बेटा? अब इसका मैस आएगा 33। क्या मैस आएगा इसका? 33। इसको आप कहते हैं M+। M+ का मतलब होता है मॉलिक्यूलर आयन पीक ना।
मॉलिक्यूलर आइन। लेकिन बेटा नीचे वाला जो आपके पास आ रहा है इसको बोलते हैं M+1। ये बात सुने, मैंने आपसे ये कहा कि जो मेथानॉल है उसमें कार्बन के पास दो पॉसिबिलिटीज हो, अलबत्ता वो पॉसिबिलिटी उनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि 9 अगर 100 होंगे तो उसमें से एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें कार्बन 13 है। अगर आप 100 लेना बेटा, 100 मॉलिक्यूल लें, 100 मॉलिक्यूल मेथानॉल के, तो 99 मॉलिक्यूल कौन से होंगे? कार्बन 12 वाले। एक मॉलिक्यूल ऐसा भी होगा जिसमें कार्बन का मास 13 है, तो इसलिए 99 मॉलिक्यूल का मास 32 आएगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 33 आएगा। तो इसका मास बेटा एक मास बढ़ गया ना, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं M+1। एक मास इसका क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। अगर ये M है तो ये M+1 है। ठीक है। अब आपको जब भी बेटा इस तरह का स्पेक्ट्रम नजर आए, किस तरह का देखिएगा, आपको जब भी इस तरह का स्पेक्ट्रम मिले, ये है मास टू चार्ज रेशियो, इधर बेटा आपकी रिलेटिव अबंडेंस होती है, रिलेटिव अबंडेंस, और यहां पर बेटा आपको एक मिल रहा है M, मॉलिक्यूलर आयन पीक। M स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर आयन पीक। और बेटा यहां पर आपको एक और पीक मिल रही है छोटी सी, M+1। मतलब M+1 मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये 32 पर है तो ये 33 पर आ रही होगी, तो M में एक ऐड करेंगे तो 33 आएगा ना। अगर आपको इस तरह की पीक्स मिले, अगर आपको इस तरह की पीक्स मिले, एक 32 पर आ रही है और एक छोटी सी पीक 33 पर आ रही, छोटी सी, तो समझ जाइएगा कि जो M+1 पीक है, दिस पीक इज ड्यू टू दी कार्बन 13 आइसोटोप। ये पीक बेटा कार्बन 13 आइसोटोप की वजह से आ रही है। अगर बेटा इस तरह की पीक आ रही है तो समझ जाइएगा ये पीक किस वजह से आ रही है? कार्बन 13 के आइसोटोप की वजह से आ रही है। तो ये बेटा आपने यह याद रखना है कि M और M+1 ये उसने मेंशन किया होगा बेटा, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये एग्जामिनर ने लिखा होगा M और M+1, तो आप फौरन कहिएगा, आपसे पूछेगा जी M+1 पीक क्यों आ रही है, तो आप बताएंगे M+1 पीक जो है वो कार्बन का एक आइसोटोप है 13, उसकी वजह से आ रही है। और अब बेटा मैं आपको एक नीचे फॉर्मूला बताता हूं, वो आपने याद करना है। फॉर्मूला है N इज इक्वल टू 100 divided by 1.1 into M+1 divided by M। ये बेटा एक फॉर्मूला है। इसमें ये 1.1 पता है क्या है? ये कार्बन 13 की अबंडेंस है। 1.1 क्या है बेटा? कार्बन 13 की अबंडेंस। मैं आपको कहा था ना 1 अप्रोक्सीमेटली कह रहा था साथ में, तो 1.1 एक्यूरेट है। ठीक है। और बेटा M+1 क्या है? M+1 इस कार्बन 13 की जो पीक आएगी दैट इज M+1। ये बेटा फॉर्मूला है। और N क्या है? N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है। N इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 मतलब कार्बन 13 की जो कार्बन 13 की अबंडेंस इनटू M+1 मीन जो कार्बन 13 की पीक आएगी डिवाइडेड बाय M। अब इस फॉर्मूला बेटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट वो पूछता है एग्जामिनर। देखिए एक क्वेश्चन जिसका मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया, और ये पास पेपर में जब भी मैथ स्पेक्ट्रोमीटर का क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन लाजमी आता है बेटा। ये फॉर्मूला एक तो आप याद कर लेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है। N इज इक्वल बेटा सजिए, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। N इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1। 1.1 क्या है? ये कार्बन 13 की अबंडेंस है, और अबंडेंस ऑफ M+1 डिवाइडेड बाय अबंडेंस ऑफ M+। अब जरा देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एन अननोन कंपाउंड हैज द मॉलिक्यूलर आयन पीक M+। M+ पीक बेटा आपके पास आ रही है with relative abundance of 54.5%। बेटा जो M+ पीक है इसकी अबंडेंस कितनी बता रहा है? 54। तो ये 54 पता है आप कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे बेटा। ये देखिए abundance of M+ ion, an unknown compound has the molecular ion peak M+ with a relative abundance of 54
54.5%। तो ये जो M प्लस पीक है इसकी अबंडेंस उसने दी होगी आपको, आप वो अबंडेंस यहां लिख देंगे। आगे चलेंगे अब। एंड M+1 पीक विद रिलेटिव अबंडेंस 3.6%। बेटा ये 3.6% कहां लिखेंगे M+1 की? ये 3.6% बेटा इधर लिखेंगे। ये देखेंगे अबंडेंस ऑफ M+1 पीक की अबंडेंस ऊपर, अबंडेंस ऑफ M प्लस पीक की अबंडेंस इधर, और बेटा बाकी 100 और 1.1 तो फॉर्मूले का है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, वो कह रहा है हाउ मेनी कार्बन एटम्स डज अननोन कंपाउंड कंटेन। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इनटू इक्वेशन, n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू अबंडेंस ऑफ M+1 आइन, कितना आ रहा है जी 3.6, अबंडेंस ऑफ M प्लस 54.5, इसको सॉल्व किया 6 आ गया। तो देयर आर 6 कार्बन एटम इन ईच मॉलिक्यूल। अभी बेटा अभी आपको मैं ये क्वेश्चन करवाता हूं, एक मिनट अभी आप लोगों से ये नहीं, जरा ये शाबाश क्वेश्चन करें, शाबाश आप लोगों के पास बेटा टाइम में आपको दे रहा हूं 2 मिनट, आप लोग शाबाश ये क्वेश्चन करें, हरी अप। पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रम J इज शोन। सर जी हाँ आप इसको करें बेटा और मुझे बताएं हुआ या नहीं हुआ। The M and M+1 peak are labeled। M बेटा M ये देखिए इसने दिया है 100, एक तो फॉर्मूले का 100 है ना, ये अलग से है बेटा, और M+1 पीक ये है जी उसकी अबंडेंस। आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता होगा तो नहीं होगा, फॉर्मूला आता होगा n इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.1 into M+1 peak abundance of M+1 divided by M plus। ये बेटा आपने करना है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। शाबाश इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। क्या आंसर आ रहा है जी आपका? यस बेटा 13 इज द आंसर, गुड 13 इज द आंसर जी। तो इस देखें आपको इसमें बेसिकली फॉर्मूला ये देखें, ये मैं नीचे आपको वर्किंग भी इसको दिखा रहा हूँ, है 1 मार्क का ही, चले खैर है 1 मार्क तो मिलेगा ना बेटा आप लोगों को। आपने फॉर्मूला लगाना है 101.1 फॉर्मूले का है, वो वैल्यूज आपने सिर्फ डालनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा 30। तो इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अननोन कंपाउंड, बस और किसी कंपाउंड के लिए नहीं, ये सिर्फ आप कार्बन एटम फाइंड आउट करने के लिए करेंगे जी, ठीक है। अच्छा बेटा अब हाँ बेटा मैं अभी आपसे आइसोटोप की बात कर रहा था, तो कार्बन का आपको समझ आ गई। अब देखें यहां पर, आप देखें बेटा एग्जांपल में ये उसने M और M+1 दिया हुआ है, तो फौरन आपको गैस करना है भाई कि M और M+1 मतलब 1 का फर्क आ रहा है ना, तो कार्बन 12 और कार्बन 13 में कितने का फर्क है? 1 का फर्क नहीं है क्या? M और M+1 पीक जब भी आएगी तो समझ जाएं जो M+1 पीक है वो कार्बन 13 की वजह से है, और M प्लस पीक जो है वो कार्बन 12 की वजह से है। ठीक हो गया बेटा। अब क्योंकि मैंने और आइसोटोप की बात करनी है तो बेटा अब हम आगे चल रहा हूं। अब आ जाते हैं बेटा M+2 पीक, बात M+2 पीक्स भी आती है, ठीक है। फ्रेंड्स को आप साथ साथ नोट करते हैं ताकि ये इतना आसान टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा था, कल भी मैं इसको कराऊंगा। M+2 पीक बेटा क्या होती है जी, इसको अब जरा डिस्कस करते हैं। M+2 पीक बेटा M+2 पीक जो है ना, ये आपके पास कब आएंगी? जब क्लोरीन या ब्रोमीन, पहले मैं क्लोरीन की एग्जांपल देता हूं, फिर आपको बेटा ब्रोमीन की भी एग्जांपल दूंगा कि M+2 पीक बेटा कब आपके पास आएगी। या तो क्लोरीन एटम होगा या ब्रोमीन एटम होगा, दो हो सकते हैं। M+2 peak is formed when chlorine or bromine atom is present in compound।
लेकिन दोनों को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे बड़े आसानी से। पहले बेटा हम क्लोरीन की बात करते हैं जी। लेकिन M+2 पीक, M+1 पीक कब बनती है बेटा, ये आप लिखें। M+1 पीक इज फॉर्म व्हेन कार्बन 13 इज प्रेजेंट। M+2 पीक उस वक्त आएगी जब या तो आपके सैंपल में क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। तो ये देखिए ना, आइडेंटिफिकेशन हो रही है ना बेटा। अगर M+ पीक आ रही है और एक M+2 पीक आ रही है तो समझ जाए इसमें हेलोजन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बेटा एक मॉलिक्यूल है CH3Cl क्लोरोमीथेन, दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास CH, दूसरा मतलब इसमें जो क्लोरीन है वो बेटा 35 वाला है, राइट, और CH3Cl इसमें क्लोरीन 37 वाला है। दोनों के मॉलिक्यूलर आइन बने हुए, टूटे नहीं है, अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, मॉलिक्यूलर आइन। पर इसका जो मास टू चार्ज रेशियो आएगा पहले वाले का, इसके तरह मॉलिक्यूलर आइन इसके तरह मॉलिक्यूलर मास निकाले ना बेटा। पहले वाले का मॉलिक्यूलर मास कहां पर आएगा, शाबाश, इसका MR निकालें। इसका जो मॉलिक्यूलर आइन आ रहा है, अगर क्लोरीन 35 वाला है तो आपको जो मास, जो पीक मिलेगी बेटा वो 50 पर मिलेगी। लेकिन अगर बेटा आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें क्लोरीन 37 वाला है, तो फिर आपको बेटा जो इसमें पीक मिलेगी वो कहां मिलेगी, 50 पर मिलेगी या 52 पर मिलेगी। बेटा इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये अगर M है तो ये क्या है, M+2 है ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, इस M में 2 ऐड करेंगे तो फिर आपके पास ये पीक आ रही है। लेकिन बेटा इनमें रेशियो क्या होती है, क्लोरीन 35 और 37, मतलब इनकी अबंडेंस क्या है। अबंडेंस बेटा आपको याद रखनी है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन बेटा इसकी 35 वाला जो है ना, और जो 37 वाला है, 37 वाला सिर्फ 25% अबंडेंस है, और नेचर में 35 वाला 75% पाया जाता है। तो इसमें अगर आप बेटा अबंडेंस निकालें तो वो 3:1 बनती है ना, 3:1 है ना। अब बेटा इनकी पीक आपको कैसे मिलेगी वो जरा देखें। अगर मैं इसी की एग्जांपल लूं, CH3Cl एक 50 पर आएगी बेटा, और एक बेटा आपके पास आएगी, और बेटा इनमें इनकी जो ये हाइट है ना, जो इनकी बेटा इनकी हाइट है, ये जो इनकी हाइट है, इसमें रेशो क्या होगी, 3:1। ये 3 गुना ज्यादा होगी और ये 1 टाइम होगी, क्योंकि देखें जो क्लोरीन 35 है वो 3 टाइम्स ज्यादा है ना 37 के मुकाबले में, इसलिए जो इनकी हाइट होगी वो भी 3 गुना ज्यादा होगी। मेरे से अगर 3 गुना ज्यादा नहीं बनी तो आप ये एज्यूम कीजिएगा कि 3 गुना ज्यादा होगी। दोनों बराबर नहीं है भाई, एक को आप कह रहे हैं M+, ये अगर M है तो दूसरी M+2 है, ये M है, अगर M या M+ बेटा, तो इसको आप कहेंगे M+2, ठीक है। तो ये आप बेटा देखें, अगर आपको मेरी बात सुने, इसका फायदा आपको बताता हूं क्या होगा। अगर आपको कोई स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम में आपको 2 पीक्स नजर आती हैं, एक उसने लेबल किया होगा M और M+2। अगर आपको बेटा उस स्पेक्ट्रम में 2 पीक्स नजर आती हैं, M और M+2, मॉलिक्यूलर आइन की बात कर रहा हूँ, फ्रेगमेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा ना। फ्रेगमेंटेड पीक तो आपको यहाँ बहुत सारी मिलेंगी बेटा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मॉलिक्यूलर आइन पीक, अगर उसने मॉलिक्यूलर आइन पीक बेटा आपको दी हुई है M+ और M+2, अगर M+2 वाली पीक आ रही है तो समझ जाइएगा कि या तो आपके पास क्लोरीन है आपके मॉलिक्यूल में या ब्रोमीन है। अच्छा, ब्रोमीन क्यों नहीं हो सकता अभी आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल ब्रोमीन की बताऊंगा, क्योंकि ब्रोमीन में जो दोनों आइसोटोप होते हैं ना, उनकी अबंडेंस एक जितनी होती है, 50-50% होती है। तो ब्रोमीन के अंदर बेटा जो M और M+2 पीक आएगी उनकी हाइट इक्वल होगी, ये भी आगे करवाऊंगा आगे। लेकिन क्लोरीन के अंदर याद रखें, अगर M और M+2 इक्वल नहीं है, बल्कि एक की जो हाइट है, एक लाइन की जो हाइट है वो दूसरी लाइन के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है, तो समझ जाइएगा कि आपके सैंपल में क्लोरीन इज प्रेजेंट। तो ये आपको बेटा किसके बारे में इंडिकेशन दे रहा है, क्लोरीन के बारे में दे रहा है। अब जरा ब्रोमीन का मैं आपको बताता हूं कि ब्रोमीन में क्या है। बेटा ब्रोमीन जो है
ब्रोमीन के भी दो आइसोटोप हैं, ठीक है, एक होता है ब्रोमीन 79 और एक है बेटा ब्रोमीन 81। एक की अबंडेंस बेटा होती है 79 की 49.1% अबंडेंस, 81 की अबंडेंस है 51.1% अबंडेंस। क्या हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली सेम है, एक्यूरेट तो नहीं, तकरीबन सेम सेम है। इसलिए बेटा यहां पर अब देखें अगेन CH3Br अगर 79 वाला है, नहीं बेटा M2 के साथ फॉर्मूला नहीं लगेगा, जहां फॉर्मूला लगेगा वो मैंने आपको बता दिया, आपको ही फॉर्मूला नहीं लगेगा सजीहा। और CH3Br अभी आप देखिए उसको खुद ही प्रिडिक्ट कर लेंगे, आसान है प्रिडिक्ट करना, मुश्किल नहीं है। फिर इसका मैस टू चार्ज रेशियो देखिए कहां पर आपको, इसका क्या MR होगा भाई, इसका जरा MR निकालें। CH3Br लेकिन ब्रोमीन 79 वाला है, इसका MR निकालें बेटा, कहां पर आएगा, इसकी आपको जो लाइन मिलेगी वो 94 पर मिलेगी। और ये जो बेटा है नीचे वाला CH3Br81 वाला, इसकी आपको जो पीक मिलेगी वो 96 पर मिलेगी। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये M प्लस है और ये नीचे वाला M+2 है ना। तो अब इनमें डिफरेंस कहां पर आ रहा है बेटा, सॉरी क्लोरीन के मुकाबले में कहां पर आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों M प्लस और M+2 है। तो देखिए बेटा ब्रोमीन के केस में तो बड़ा आसान है कि ये जो दोनों लाइंस होंगी M+ जो 94 पर आ रही है, M+2 जो 96 पर आ रही है, इन दोनों की हाइट बराबर होगी बेटा, इन दोनों की हाइट बराबर है। CH3Br एक 79 वाला है, सॉरी ये उधर 81 वाला होगा, 81 वाला बेटा ये है और 79 वाला ये है। बेटा मैं यहां बताना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको सैंपल में वो क्या करे कि आपको बेटा ऐसी पीक दे दे, आपको जो स्पेक्ट्रम दे उसमें M+ और M+2 आ जाए, तो समझ जाए हेलोजन इज प्रेजेंट। अब हेलोजन में कौन है, क्लोरीन या ब्रोमीन? अगर तो दोनों, अच्छा यहाँ दोनों की हाइट इक्वल क्यों है, दोनों की हाइट सेम क्यों है बेटा? दोनों की हाइट सेम इसलिए आ रही है यहाँ पर क्योंकि दोनों की परसेंटेज अबंडेंस सेम है, दोनों तकरीबन 50-50% नेचर में पाए जाते हैं, इसलिए दोनों की हाइट सेम होगी। तो अगर दोनों की हाइट सेम है देन ब्रोमीन इज प्रेजेंट। अगर दोनों की हाइट सेम नहीं है, एक लंबी लाइन है 3:1 उसमें तकरीबन आ रहा है, तो समझ जाए क्लोरीन इज प्रेजेंट बेटा, देन क्या होगा आपके पास क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अब बेटा आगे चलता हूं मैं, अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूं M+4 पीक, अब अगर आप बुक खोले ना और अपना सिलेबस भी देखें बेटा, तो M+4 पीक इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, M+4 पीक इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन कुछ क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं तो मैं इसलिए बेटा इसको एक दफा कर लेते हैं। कैम्ब्रिज के सामने पता नहीं होता, कोई चीज पुरानी भी डाल सकता है, लेकिन इस दफा उसने स्पेशल लिखा हुआ है कि M+4 पीक वाले जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटा इसको देख लेते हैं, आसान है मुश्किल नहीं है। M+4 कैसे बनेगा बेटा, M+4 उस वक्त बनेगा if 2 chlorine atoms are present, if 2 chlorine atoms are present, if 2 bromine atoms are present, अगर आपके मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन के एटम्स हो, या if 1 chlorine atom and 1 bromine atom is present। अभी मैं आपको इसका एक पास पेपर कराऊंगा, बड़ा आसान है, अभी आपको पास पेपर जब कराऊंगा तो आपको हौसला होगा कि ये तो बड़े आसानी से पूछ रहे हैं। बड़ा M+4 पीक कैसे बनेगी देखें, जब दो आपके मॉलिक्यूल में दो दो हेलोजन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला जी, इसकी पीक कहां पर आएगी देखिए, इसकी पीक आएगी मैस टू चार्ज रेशियो जो है, अगर दोनों 35-35 वाले हो ना, पॉसिबिलिटी है ना, तो पीक बेटा कहां पर आएगी इसकी 98, आप इसका MR निकाल लें 98 पर आएगी, जो M+ पीक है, M+ पीक। अगर बेटा
ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि एक क्लोरीन 35 वाला लग जाए, दूसरा क्लोरीन 37 वाला हो। बेटा अब इसकी पीक किधर आएगी जी? अब 37 दो बढ़ गए हैं ना, अब इसका एमआर निकालें जरा, 100 पर आएगी, तो ये M+2 पीक आ रही है। क्या आ रही है? M+2 पीक। और क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि क्या दोनों ही क्लोरीन 37 वाले हों आपके सैंपल में? ये बेटा हम फ्रेगमेंट्स नहीं बना रहे, मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर आयन की बात कर रहा हूं। अगर दोनों ही 37 वाले हैं तो 104 पर आएगी, तो M+4। तो पहले में और इसमें कितने का फर्क हो गया? 4, सॉरी 102 हो गया ना, ये 102। तो पहले और इसमें कितने का फर्क हो गया? 4 का। तो इसलिए M के मुकाबले में ये M+4 है। बेटा अगर आपके पास इस तरह की पीक आए ना, M+2 M+4, तो पता है क्या आपने समझना है? फिर समझ जाइएगा कि इसमें हेलोजेंस दो आ रहे हैं, दो हेलोजेंस आ रहे हैं। कितने हेलोजेंस आ रहे हैं बेटा? दो। लेकिन आप कहेंगे भाई अब कौन से हेलोजन है, क्या वो ब्रोमीन नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ब्रोमीन का चांस भी ऐसी तरीके से। लेकिन बेटा मैं आपको इनकी रेशियो बताता हूं कि अगर क्लोरीन होगा ना, अगर क्या होगा? क्लोरीन, अगर बेटा क्या होगा? क्लोरीन, तो इनकी जो आपके पास पीक्स आ रही है ना, M+2 और M+4, इनमें रेशियो पता क्या होगी? ये देखें आप पहले बेटा, इसको पिक्चर ले लें इसकी, या इसको लिख ले ताकि मैं आपको नीचे इसका वो बनाकर दिखाता हूं। ये अगर M+ है, ये M+2 और ये M+4, 98, 100, 102। ये 98 पर आ रहा है, ये 100 पर आ रहा है, ये 102 पर आ रहा है। बड़ा इनमें जो रेशो आती है 9:6:1, इन हाइट्स की इन पीक्स की रेशो ये होती है। याद करना चाहते हैं याद कर लें, नहीं याद करना चाहते तो आपको मैं ये मैथमेटिकल प्रूफ करके भी दे दूंगा कि रेशो कैसे आ रही है। ठीक है, आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में कर दूंगा। आज की क्लास में फिर टाइम जाया होगा क्योंकि ये सिलेबस में भी नहीं है, हट के सिलेबस से, इसलिए बेटा। लेकिन मैं आपको कल की क्लास में लाजमी बताऊंगा। मैंने बल्कि जो पिछले मेरे A2 के बच्चे उनको बताया हुआ है कि ये कैसे रेशोज आ रही हैं। ठीक है, कल की क्लास में बता दूंगा। अगर आप में से कोई मैथ्स में तेज है तो बेटा खुद ट्राई कर लीजिएगा, देखें कि क्लोरीन में रेशो ये होती है ना 35। अगर आपके पास 4 क्लोरीन हो तो उसमें 3 कौन से होंगे? 35 वाले, और एक 37 वाला होगा। 35, 35, 35 और 37 करके नहीं दूंगा बेटा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो मैथ्स में अच्छा है वो बेटा इसको खुद कर सकता है क्लास के बाद। कि बेटा मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? ये मुझे पता है कि आउट ऑफ, अगर आपके पास, अगर आपके पास बेटा 4 क्लोरीन हो ना, तो उन 4 में से 3 कौन से होंगे? 35 वाले, और एक कौन सा होगा? 37 वाला। ऐसी है, यही बात बताइए ना, इसमें रेशियो यही है ना बेटा। तो ये देखें, आप इनको ऐड करें, 35 35 कितने हो गए? 70। 35 35 70 70, 35 और 37 72। ऐड करते जाएं, 70 70 70 72, 70 70 70 72, 72 72 72 74। तो ये देखने बेटा, जो M+4 है, मतलब 70 आपका M+ है, 72 M+2 है, 74 M+4 है। आप जरा नंबर देख लें, 70 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 70 वाले M+ वाले 9 आ रहे हैं। M+2 वाले कितने आ रहे हैं? 72 72 72 72 72, 6 आ रहे हैं। तो ये 6 रेशो। बेटा आपको कह रहा हूँ इसमें परेशानी की बात नहीं है, ना याद करें, ये सिलेबस में नहीं है चीज। ठीक है, ऐसी आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी है, कल इसकी डिटेल बता दूंगा। अब एक बेटा मैं आपको क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ब्रोमीन का भी बेटा ऐसी होगा, ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको जरा करवाना चाहता हूँ। ये देखें बेटा, ये है जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा देखें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आएगी कि हमने काफी चीजें बीच में एक्स्ट्रा की हैं जो आपको
जो आखिर में मैंने M+4 बताया है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें M+4 दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने बताया कि इस दफा आपके सिलेबस में M+4 नहीं पूछेगा। अब बेटा देखें, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ हेलोजेनोएल्केन containing one chlorine atom or bromine atom will show an individual peak at M+2। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा कि आपके पास एक हेलोजेनोएल्केन का मास स्पेक्ट्रम है जिसमें एक क्लोरीन का एटम है या ब्रोमीन का एटम है और M+2 पीक शो हो रही है। अच्छा, आपको अगर समझ नहीं आ रही ना, आप अपनी तरफ से कोई कंपाउंड लिख लें, CH3Cl लिख लें या CH3Br लिख लें। आप बताएं कि इसमें M+2 पीक कब बनेगी बेटा? इसका MR कितना निकालेगा? CH3Cl का अगर आप MR निकालें कितना आता है बेटा? CH3Cl का 50 आता है ना। और अगर आप ये M+50 आ रहा है तो M+2 कब बनेगा बेटा? जब क्लोरीन, आपने यहाँ क्लोरीन 35 वाला लिया ना। मैं इसको जरा थिकनेस कम कर दे। लेकिन वो कह रहा है कि एक हेलोजेनो एल्केन है, तो मैंने ये अपनी तरफ से बेटा सपोज कर लिया है समझने के लिए कि ये हेलोजेनो एल्केन है, इसमें एक क्लोरीन है। सपोज करते हैं फिलहाल 35 वाला है, इसका MR कितना आएगा? इसका MR आएगा 50, तो पीक आपको 50 पर नजर आएगी। वो कह रहा है ये बताएं कि ये जो आपका हेलोजेनो एल्केन है ना, ये और ये M+ पीक है, तो कह रहा है ये जो आपका हेलोजेनो एल्केन है ये M+2 पीक भी दे रहा है, M+2 पीक। तो बताएं स्टेट द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन कि ये M+2 पीक कब देगा? ये जो हेलोजेनो एल्केन है M+2 पीक कब देगा भाई? जब इसमें क्लोरीन कौन सा हो, कौन सा क्लोरीन हो इसमें? 37 वाला। अगर 37 वाला होगा तो 52 और पीक कौन सी देगा? M+2। तो स्टेट द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, तो आप लिखेंगे सिर्फ यहां पर क्लोरीन 37, केस में क्लोरीन 37 होना चाहिए भाई, तब ये M+2 पीक देगा। या वो ये कह रहा है कि आपके पास बेटा जो हेलोजेनो एल्केन है उसमें ब्रोमीन है, जो हेलोजेनो एल्केन है उसमें है ब्रोमीन CH3Br, ठीक है, और ये 79 है। इसका अगर आप MR निकालें, इसका MR निकालें कितना आएगा? 94। वो कह रहे हैं, और ये M+ है ना, वो कह रहे हैं ये M+2 भी दे रहा है भाई। अगर ये हेलोजेनो एल्केन M+2 पीक दे तो बताएं ब्रोमीन का आइसोटोप कौन सा होगा? तो आप क्या लिखेंगे? ब्रोमीन 81, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन के दो आइसोटोप होते हैं 79, 81। तो जरा फिर क्वेश्चन देखें, मास स्पेक्ट्रम ऑफ हेलोजेनो एल्केन containing one chlorine or bromine atom will show an additional peak at M+2, state the isotope। तो M+2 पीक जो आ रही है, आपको बताया था M+2 पीक जब भी आएगी हेलोजन की वजह से आएगी, M+2 पीक जब भी आएगी हेलोजन की वजह से आएगी, और कोई एटम नहीं है बेटा M+2 पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल, हेलोजन का एटम होगा, या क्लोरीन या ब्रोमीन। तो अगर क्लोरीन का आइसोटोप होगा तो वो आप हाइयर नंबर वाला लिखें 37, और ब्रोमीन का होगा तो हाइयर नंबर वाला लिखें 81। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसके नेक्स्ट पार्ट पर, फिर बेटा इसके बाद बस क्लास खत्म करेंगे, जो बाकी चीजें हैं वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट देखें, द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमो क्लोरोमीथेन, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, CH2। अब बेटा देखें, आपको ये भी लिखवाया है ना, M+2 पीक और M+4 पीक। M+4 पीक का मतलब है कि दो हेलोजन एटम्स हो सकते हैं। M+4 पीक का भी आपको मतलब बताया कि दो हेलोजन एटम्स हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ब्रोमो क्लोरोमीथेन CH2BrCl हैज अ मॉलिक्यूलर आयन पीक M, और ये इसका MR है बेटा 128। It has also M+2 and M+4 peak. Suggest the identity of the molecular ion peak that give rise to these peaks. M+ peak बेटा, इसकी M+ peak आ रही है कितने पर? 128 पर। तो देखिए कार्बन का कितना होता है? 12। अच्छा, ये देखें M+ पीक जो होती है ना, उसमें आइसोटोप आपने वो लेने होते हैं जिनका कम नंबर होता है, M+2 में वो आइसोटोप लेने होते हैं जिनका ज्यादा नंबर होता है। तो अब वो पूछ रहा है कि M+ पीक, तो बताएं कौन से आइसोटोप होंगे? कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। अच्छा, कार्बन का 13 तो रहने से रहे ना, क्योंकि वो M+1 होगा। जब कार्बन का 13 लेना होगा वो M+1 कहेगा आपको, तो इसलिए कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। तो मैं नीचे लिखता हूं, कार्बन का बेटा 12 है, हाइड्रोजन का 1 है,
अब आप क्लोरीन का क्या लेंगे, M+ पूछ रहा है, M+2 नहीं पूछ रहा। तो M+ पीक पूछेगा तो आपने वो आइसोटोप लेना जो लाइटर होता है बेटा। तो क्लोरीन आप लेंगे 35, ब्रोमीन भी बेटा आपने M+ पूछ रहा है ना आपसे, M पीक पूछ रहा है, तो आपने वो लेना है कि जो लाइटर है 79। ब्रोमीन क्या होगा बेटा 79। जरा इन सारे को ऐड करें, हाइड्रोजन 2 है ना बेटा, तो हाइड्रोजन को आपने 2H कर दिया, तो दो दो कर दीजिएगा यहाँ पर। तो इन सारे को अगर आप ऐड करें तो 2 + 12 + 35 + 79, तो ये 128 आ रहा है बेटा। इसका मतलब हुआ ये जो M+ पीक है ना, इसमें जो आपका मॉलिक्यूलर आइन है वो किस तरह से आ रहा है, देखिए नीचे मार्क्स की मैं वो भी लिखता हूँ, देखिए उसने कैसे लिखा है कि CH2 तो ऐसे ही है, क्लोरीन का जो आइसोटोप है मेंशन करें, क्लोरीन 35 वाला है इसमें, और ब्रोमीन कौन सा वाला होगा, 79 वाला होगा। अब बेटा वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपके पास अब जो बेटा आपके पास पीक आ रही है वो M+2 आ रही है, मतलब 128 की जगह 130 आ रही है, 128 की जगह 130 आ रही है, ठीक है, दो बढ़ गई। बट इसमें अब दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रोमीन का हाइयर वाला ले लें या क्लोरीन का हाइयर वाला ले लें बेटा, तब 130 बनेगा ना। अगर आप क्लोरीन का 35 लेते हैं तो ब्रोमीन का हाइयर मैस ले लें, फिर मैस 130 नहीं बन जाएगा, आपने 130 लेकर आना है। M+2, M+2 से आपको फौरन समझ आएगी कि हेलोजन का हाइयर मैस वाला आइसोटोप है। लेकिन ये दो बेटा यहाँ पर हेलोजन है ना, तो एक को चेंज करेंगे, एक को अनचेंज रखेंगे। तो CH2 अगर आप क्लोरीन को चेंज करते हैं, क्लोरीन 37 वाला ले लें, ब्रोमीन 79 वाला ही लेंगे बेटा, ठीक है। तो CH2 क्लोरीन 37 Br 79, बेटा आपके पास इसका मैस कितना आएगा, 130 आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले के मुकाबले में M+2 हो गया ना। M+4 कब आएगा बेटा, कि आपने ये जो दो हेलोजेंस हैं दोनों के हाइयर मैसेज वाले आइसोटोप, अगर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना कि दोनों के हाइयर मैसेज वाले आइसोटोप हैं, दोनों के हाइयर मैसेज वाले आइसोटोप हो, ब्रोमीन भी आपके पास 81 वाला हो और क्लोरीन भी 37 वाला हो, तो CH2 Cl 37 Br 81। अच्छा, ऊपर वाले में आप इसको स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं, आप स्विच भी कर सकते हैं। बेटा ये देखिए, इस पे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब इंशाल्लाह हम कल की क्लास में बेटा यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने ना कल की क्लास लाजमी अटेंड करनी है, अगर कल की क्लास अटेंड ना की तो आज की क्लास आपकी जाया हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा आज इतनी लंबी क्लास लेने का, ठीक है। 2 घंटे हमने लगाए हैं, तो कल हमने क्योंकि पास पेपर करने हैं कुछ, और इसका कॉन्सेप्ट बेटा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अगर आप लोग थोड़ा सा खुद भी सीरियस हो जाएं तो आप लोग खुद भी अभी जाकर पास पेपर कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज आ गया कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली 1-2 क्वेश्चन खुद कोशिश करें, और कल मैं आपको काफी सारे मैं भी करवाऊंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।